चैप्टर का नाम हो गया। चलिए लिखिए हेडिंग में अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। हो गया। लिखा गया। केस नंबर 1 लिखिएगा। केस नंबर 1 में लिखिएगा जब किसी रेखा पर स्थिति सदिश ज्ञात हो। केस 1 बोल रहे हैं, जब किसी रेखा पर स्थिति सदिश ज्ञात हो, स्थिति सदिश ज्ञात हो और उस रेखा के समांतर कोई विस्थापन सदिश हो, और उस रेखा के समांतर कोई विस्थापन सदिश हो, कोई विस्थापन सदिश हो, कोई विस्थापन सदिश हो, तो रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। तो रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। तो रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। फिगर बना लीजिएगा कि हम बना दें। ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो? हाँ तो ड्रॉ करो राइट साइड में, जैसे है वैसे ड्रॉ करो, एकदम सेम टू सेम ड्रॉ करना। सेम टू सेम फिगर ड्रॉ करो। वेक्टर आर है, वेक्टर आर, ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए है।
हो गया। हो गया। चलो अब लिखना बंद करो, ध्यान यहाँ दो। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण का मतलब हुआ त्रिविमीय तल में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जिसमें हो उसको अंतरिक्ष बोलेंगे, स्पेस, और उसमें कोई रेखा का समीकरण चाहिए। वैसे तो तुम द्विविमीय तल में रेखा का समीकरण निकालने के लिए पढ़े होगे कि एक रेखा पर एक बिंदु चाहिए और ढाल चाहिए, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, 11 क्लास रेखा का समीकरण निकालने के लिए आप पढ़े थे। लेकिन वो द्विविमीय तल यानी कि कागज पर, और वही त्रिविमीय तल का मतलब हुआ इस रूम में अगर कोई मतलब एथी है, बांस है या कोई लाइन है, कोई भी ऐसे सीधा जा रहा है, त्रिविमीय तल, हम चाहते हैं कि उसका समीकरण निकालें, तो उस समीकरण को निकालने के लिए हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं। एक समीकरण अगर हमको चाहिए तो जैसे एक समीकरण नॉर्मली तुम पढ़े हो कि एक्स वाई उसमें होता है, अब त्रिविमीय तल में पढ़ोगे तो उसमें एक्स वाई और जेड तीनों होगा, ठीक है। अब आपके सामने जो ये दिख रहा है इसमें केस दिखाया गया है, देखो इस रेखा, ये जो लाइन दिख रहा है ना एल, मेन यही है और इसी का तुमको समीकरण निकालना है। ये लाइन का समीकरण निकालने का कई तरीका हो सकता है, समझ में आया, लेकिन चाहे जितना भी तरीका है पहुंचोगे एक ही जगह, रेखा का समीकरण निकालने के लिए। अब वो रेखा का समीकरण कैसा होता है, कैसे निकालते हैं, वो चीज तुम्हें बढ़िया से समझना है। देखो इस रेखा में देख रहा होगा कि मूल बिंदु से बिंदु ए तक एक रेखा मिलाया गया है, और तुमको अच्छी तरह मालूम है कि मूल बिंदु से जब भी हम कोई बिंदु लेते हैं तो वो स्थिति सदिश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई वाला कौन सा सदिश है, और ये स्थिति सदिश किस पर है, एल पर। तो रेखा एल पर एक स्थिति सदिश मौजूद है जिसका नाम क्या है, वेक्टर ए। आपको ये भी बताए थे कि कोई भी स्थिति सदिश है तो वो एगो बिंदु होता है और उस बिंदु का कोई निर्देशांक भी होगा। जैसे इसमें बिंदु क्या है ए, इसका जरूर कोई ना कोई निर्देशांक होगा। हम उस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, जैसे अगर हम ये मान लें कि जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक x1, y1, एक और चीज जुड़ जाएगा और वो क्या है, z1। बोलो ये बात समझ में आया, x1 y1 z1 ये एक बिंदु हो गया। और इसी को मैं कहूं कि बोलो वेक्टर ए बराबर क्या लिखोगे, तो वेक्टर ए का मतलब हुआ इसके अंदर का जो वैल्यू देख रहे हो यही ना स्थिति सदिश है। तो x1 के साथ केवल क्या करोगे, आई कैप लगा दोगे, y1 के साथ जे कैप और z1 के साथ ए कैप। बोलो यहाँ तक दिक्कत किसी को, ये एक बिंदु था और इसी को बस किस रूप में लिख दिए, सदिश के रूप में, तो ये स्थिति सदिश हो गया। और ये कहाँ पर है, जो रेखा एल पर है, जो फिगर बनाए हो ना ये रेखा एल पर मौजूद है, ये बात समझ रहे हो। अच्छा, रेखा के समीकरण को निर्मित करने के लिए एक्स वाई जेड की जरूरत होती है, जिसे हम स्वेच्छ बिंदु या स्वतंत्र बिंदु कहते हैं। उस बिंदु के लिए हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, वेक्टर आर। अब ठीक से देखिए, क्या ये भी स्थिति सदिश है। देखो ये चैप्टर को थोड़ा हार्ड माना जाता है, अगर तुम ध्यान से समझोगे ना तो बहुत आसान लगेगा, अगर कुछ नहीं सुने, अगर ध्यान से नहीं सुने तो बहुत भारी लगेगा। ठीक है, मैं फिर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये स्थिति सदिश इसलिए है कि इस पर एक मौजूद बिंदु है। ठीक है, वेक्टर आर बोलने का सीधा मतलब है एक्स वाई जेड। ठीक है, वेक्टर आर भी एक प्रकार का, अब जैसे पी लिखा है ना तो इसको हम लोग पी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। जब भी आप वेक्टर आर कहीं भी देखें, और अब से जितना पढ़ाएंगे वेक्टर में, खाली जहाँ छोटा सा वेक्टर आर देख लोगे तुरंत उसके बदले में क्या सोचोगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये आजे भर लिखिए रहे हैं, एक बाद नहीं लिखेंगे, बात बुझाया, क्योंकि तुम्हें याद रहना चाहिए। वेक्टर आर जब बोलेंगे क्या समझोगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसको हम लोग स्वेच्छ बिंदु बोल सकते हैं, स्वतंत्र बिंदु, जो रेखा एल पर
मौजूद रहेगा और इसी के द्वारा समीकरण का निर्माण होगा। बोलो, बुझा रहा है? अब बाबू लोग देखिए, जिस लाइन का आप इक्वेशन चाहते हैं, इस लाइन पर कितने बिंदु हैं? 2 है ना। गणित की एक खूबसूरती है कि आप किसी भी चीज में समीकरण निकालना चाहो। आज तक बच्चे कितने ऐसे होते हैं जो इंटर पढ़ भी लेते हैं लेकिन समीकरण का मतलब समझ नहीं पाते। आप अगर समीकरण का सही मतलब समझना चाहते हैं तो अभी जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। समीकरण मैथ में होता क्या है? गणित में हम समीकरण कहते किसको हैं? तो इसका सीधा मतलब है कि कोई भी मैथ का टर्म हो, कुछ भी, एनीथिंग, एक लाइन ही की बात हम क्यों ना करें, अगर आप कोई चीज किसी चीज के बराबर लिख देते हैं, बस वही समीकरण हो जाता है। एक लाइन से अगर कोई चीज छोटा है और कोई चीज बड़ा है तो क्या उसे आप बराबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो बड़ा छोटा से समीकरण का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ आप बराबर में कोई चीज लिख दें। अब आपको ये सवाल जिस तरह से बोल रहा है ना, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, देख के दिमाग खराब आपका हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस रेखा एल का समीकरण ही ना निकालना है। तो हम समीकरण का सीधा मतलब जानते हैं, कोई भी चीज किसी भी चीज के क्या लिख दो, बराबर, बस इस लाइन से रिलेटेड होना चाहिए, इस लाइन से रिलेटेड होना चाहिए, फिर ये आपका हो जाएगा। अब आप देखिए, इसके बगल में वो सदिश है, कौन सा सदिश है वो? सदिश दो किस्म का होता है ना जी, मुख्य रूप से तो सदिश दो एगो होता है, एगो विस्थापन, एगो स्थिति। तो वेक्टर भी हमको भी दिखाई दे रहा है, पर मुद्दा ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, माने स्थिति है कि विस्थापन। इसका मतलब ये दो बिंदु से बना होगा, ये लाइन भले ही ड्रॉ नहीं हुआ है पर दो बिंदु से बना होगा, तो इसका मतलब इसका अपना दिक् अनुपात भी होगा, होगा ना जी। तो वेक्टर बी अगर विस्थापन सदिश है, ठीक है, तो इसका अपना दिक् अनुपात होगा। दिक् अनुपात को काफी से सूचित करते हो, याद करो, एबीसी दिक् अनुपात भुला गया, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिख सकते हो कि नहीं? ये वो बी है जो दिक् अनुपात है किसका? वेक्टर बी का। ये वो बी है वेक्टर बी जो पूरे सदिश को निरूपित कर रहा है। तो ये बी और ये बी दोनों अलग अलग है। बात बुझाया? ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि ये दिक् अनुपात है। अच्छा, ये वाला जो एल के क्या है? समांतर है। देखो, जो एल के ये क्या है? ये रेखा एल है ना, इसके समांतर। अब याद करो समांतर का क्या नियम है? यस, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, होता है ना। चलो a1 बटा a2 पर आते हैं। देखो बाबू, a1 बटा a2 तो तब कहोगे जब तुम्हारे सामने दो सदिश हो। एक वेक्टर भी ये सदिश तो है, लेकिन a और p दो बिंदु है केवल, लेकिन हाँ a से p तक देखा जाए तो ये एक सदिश बन जाएगा। और ये AP किस पर है? L पर है, तो AP भी तो वेक्टर B के समांतर होगा। तो अगर हम कहें कि वेक्टर AP का मान किसके बराबर होगा तो क्या कहोगे? वेक्टर AP का मान आपको निकालना हो, जैसे मैं पूछ दिया कि बताओ वेक्टर AP क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो कैसे निकालोगे? P से A घटा देंगे, यही ना तरीका है। तो बताइए, तो P किसके बराबर है? XYZ, और A इसके बराबर है, तो आप X में से क्या घटा दीजिएगा? X1, और क्या लग जाएगा? I कैप, फिर प्लस Y माइनस Y1, क्या हो जाएगा? J कैप, प्लस Z माइनस Z1, और यहाँ क्या हो जाएगा? K कैप। अब सभी बच्चे बताएं, समांतर होने के लिए क्या नियम है? समांतर, बिल्कुल, समांतर होने के लिए नियम ये है A1 बाई A2। अगर हम ये मान लें कि A1 का मान x1 x माइनस x1 है, तो A2 का मान क्या होगा? हाँ, ये ना दो समांतर है जी,
तो x माइनस x1 बाटा क्या होगा, a होगा। उसी तरह से आई कैप नहीं बाबू, उसमें ऐसा था क्या, बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c, यही ना पढ़े हो। तो बोलो ये रेखा पर ही ना सारा चीज मौजूद था, यही रेखा का समीकरण हो गया, यही रेखा का समीकरण हो गया। लेकिन ये रेखा का कैसा समीकरण है, तो ये अदिश समीकरण है, क्योंकि इसमें आई जे है नहीं, तो ये कैसा समीकरण हुआ, अदिश रूप। इसी का दूसरा नाम क्या है, कार्तीय रूप। आपसे पूछा जाए अब आज के बाद कभी भी कि बताओ भाई एक रेखा के समीकरण का फॉर्मूला बोलो कार्तीय रूप, तो तुमको अब है ने जितना है रामायण लिखवाए से मतलब नहीं है, तुमको यहां से अब मतलब है। समझ में आया, वो हम तुमको कॉन्सेप्ट बताए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भी यहाँ से पता चल जाएगा। x माइनस x1 बताए, तुम्हें अब पूछे हम x1 क्या है तो क्या कहोगे, x1 y1 z1 क्या है बताओ। सिंपल सी बात है, a को ही ना माने थे x1 y1 z1, a एक बिंदु है कि नहीं, किस पर का बिंदु है, रेखा पर का। अब आपको कोई सवाल पूछ दे कि एक रेखा पर, अब यहीं से आपसे सवाल पूछ दिया जाए उदाहरण के तौर पर कि एक रेखा पर बिंदु 2 3 माइनस 1 है और उसके समांतर सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप है, तो रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। 2 मार्क्स के लिए अगर ये पूछ दे समीकरण ज्ञात करें, या फिर ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दे, कितना सिंपल। देखिए एक रेखा पर बिंदु, तो जब रेखा पर बिंदु होगा तो तुरंत हम लिखेंगे कि x1 y1 z1, इसी का वैल्यू कितना है 2 3 माइनस। समांतर जब बोलेगा तो तुरंत हम समझ लेंगे कि a b या c के मान कितना है 2 माइनस 1 अकोमा 4, इसी का ना मान हो गया। अब ये तीनों मान हमको दे दिया, अब हम जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, तो समीकरण हो जाएगा x माइनस x बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, यही ना लिखोगे। अब वैल्यू तीनों का पुट कर दो, x1 2 है, 3 है, माइनस 1 है, तो x माइनस 2 और a का मान 2 ही है, तो नीचे क्या लिख दोगे 2 बराबर y माइनस y1 3 पुट कर लो और नीचे माइनस 1 बराबर z माइनस z1 प्लस 1, माइनस 1 है तो प्लस 1, अब बटा में 4, तो 4 आंसर हो गया। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत, लेकिन यही सदिश रूप पूछ देता, सदिश रूप, तो सदिश में याद करो कि समांतर होने का शर्त क्या है, हमने a1 बटा a2 तो बताया ही था, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे याद करो वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप है, अब वेक्टर b बराबर 4i कैप 8j कैप आए, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा याद करो कि जैसे ये समांतर है ना, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ कॉमन है ना, 2 कॉमन लेंगे तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा भी था कि नहीं। और 2 को मैंने लैम्डा नाम दिया था और इसको हम लोग क्या नाम दिए थे वेक्टर ए। अगर यही चीज यहाँ वेक्टर बी लिखते हैं और यहाँ वेक्टर ए, तो उस कंडीशन में यहाँ वेक्टर ए प्राप्त होता है और यहाँ क्या प्राप्त होता है बी प्राप्त। इसका मतलब 2 सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिखे हुए हैं और इसमें कितना से गुना है, तो भी इसका मतलब है कि ये ए और बी आपस में क्या है समांतर है। ये बात समझ में, तरीका ये भी तो है, समांतर और संरेख दोनों, समांतर भी बोल सकते हो और संरेख भी, एक ही तल में का मतलब हुआ सहतलीय,
एक ही तल पर। तो अब आप देखिए कार्तीय का समीकरण समझ गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे, ठीक है, सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे, तो सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई समांतर होगा तो उस कंडीशन में एक सदिश दूसरे सदिश के बराबर होगा, लेकिन उसमें एक कांस्टेंट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं वेक्टर एपी है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि वेक्टर एपी और ये वेक्टर बी आपस में समांतर है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वेक्टर एपी बराबर क्या होगा, परंतु परंतु किस चीज से गुना होगा, लैम्डा से। वेक्टर एपी बराबर वेक्टर बी, देखिए वेक्टर एपी बराबर वेक्टर बी, लेकिन काती से गुना है, लैम्डा से। क्यों गुना है बताओ, वेक्टर एपी बराबर लैम्डा वेक्टर बी, क्योंकि क्योंकि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। समझ में आया, समांतर और संरेखा एक ही कंडीशन, क्लियर। क्या संरेख इसलिए नहीं क्योंकि हम समांतर पहले ही मान चुके हैं, इसलिए आप संरेख भी मान सकते हैं, वो रेखा उसी पर आ जाएगा। तो ठीक है, अब बताइए वेक्टर एपी है, एपी कौन सा सदिश है, दो में से कौन एगो होगा, अरे दो सदिश होता है ना रे, स्थिति और विस्थापन होता है ना, तो ये बताओ एपी कौन सा, विस्थापन है, ठीक है। अगर ये विस्थापन है तो विस्थापन सदिश निकालते कैसे हैं, विस्थापन सदिश अगर एपी निकालना है तो पी से ए घटाएंगे कि ए से पी, पी से ए, और पी से ए घटाने का मतलब हुआ आर से क्या घटाना हुआ, बात बुझाया, पी से ए घटाने का मतलब आर से ए। तो बोलो यहां पर हम डायरेक्ट वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं कि नहीं, एपी के जगह पर, यही ना पढ़े हो, उल्टा घटाते हैं, पी से ए मतलब आर से ए, और बराबर में क्या है लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को इधर कर दो, तो बोलो वेक्टर आर बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब पीछे का पर है उससे मतलब नहीं है, अब हाई फॉर्मूला मेन हो गया आपका। ये आपका कौन सा रूप हो गया, ये आपका सदिश रूप हो गया, सदिश रूप। जैसे सवाल वही रहेगा और आपको इसमें सवाल में चेंजिंग क्या कर देगा, देखिए हम सेम सवाल लिखेंगे, एक रेखा पर बिंदु 2 3 माइनस 1 है, ठीक है। उदाहरण के रूप में एक रेखा पर बिंदु 2 3 माइनस 1 है, ठीक है। उसके बाद और उसके समांतर सदिश और उसके समांतर सदिश, उसके समांतर सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप है, तो रेखा का है, तो रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें। अब आपसे सदिश समीकरण पूछ दिया, तो सदिश समीकरण हमारा फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे वेक्टर ए में जोड़ देना है क्या चीज, लैम्डा वेक्टर बी। अब आपको याद रखना है कि वेक्टर ए किसको कहा जाता है, तो वेक्टर ए आपको सीधे सीधे याद रखना है कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप को कहा जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं x1 हम बिंदु को ही कहते हैं ना, इसका मतलब बिंदु हमारा क्या है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, आप प्लस प्लस नहीं माइनस k कैप हो जाएगा। इसके बाद आपको वेक्टर बी का बात करें तो वेक्टर बी आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप को कहा जाता है। और ये चीज समांतर जो सदिश होता है उसी को ना बोलते हैं। अब वो चीज ऑलरेडी आपका अवेलेबल क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अब आपको कौन सा समीकरण चाहिए, सदिश। तो सदिश समीकरण के लिए फॉर्मूला आपने क्या सीखा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही ना सीखे।
अब आपको करना क्या है कि इस वेक्टर ए के मान को यहाँ लिख देना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, अब प्लस लैम्डा और वेक्टर बी का मान पुट कर दीजिए ब्रैकेट में 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और उसके बाद ये आंसर हो गया वेक्टर आर बराबर। जब भी वेक्टर आर बराबर ऐसा लिख दीजिएगा वो सदिश रूप हो जाएगा, और अगर इस तरह से आप लिख दे रहे हैं तो ये कार्तीय रूप या अदिश रूप हो जाएगा। इस तरह से हम रेखा का समीकरण इस फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको ये जो समीकरण दिया हुआ रहता है, ध्यान दें, आप जानते हैं कि रेखा का समीकरण जो होता है वो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। मैं अगर आपसे ये कहूं कि तीनों तो एक अनुपात ही ना है, बराबर देने का मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों अनुपात में है। मैं अगर कहूं कि 5 से तीनों में गुना कर दो तो 5 फिर कट जाएगा कि नहीं। हम किसी भी चीज से गुना या भाग कर दे इसमें वो पुनः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर हम थोड़ा देर के लिए ए बी और सी में डी से भाग दे दें, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे दें, तो बताओ ये ए बटा क्या बन जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करो इसको क्या कहा जाता है, डी कहा जाता है, नहीं एल कहा जाता है, कॉस अल्फा। याद आया, x माइनस x1 बटा, याद कीजिए ए बटा अगर हम भाग दे दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है। इसमें भी y माइनस y1 बटा b बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बराबर z माइनस z1 और c बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम भाग दे देते हैं तो फिर तो ये कट ही जाएगा, लेकिन ये किसका फॉर्मूला होता है, एल का, यानी कि कॉस अल्फा का। तो हम चाहें तो x माइनस x1 बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, y माइनस y1 बाई कॉस बीटा और z माइनस z1 बाई कॉस गामा लिख सकते हैं। हमारा मन है तो हम ये ना लिख करके x माइनस x1 अब बटा में l लिख सकते हैं, y माइनस y1 बटा में m लिख सकते हैं और z माइनस z1 बटा में n लिख सकते हैं। कौन बाबू बोलिए, हाई तीनों कट जाएगा ऐसे लाइन से, क्योंकि अनुपात है, अनुपात हमेशा बराबर रेंज में रहता है तो कट जाता है। बात बुझाया, अनुपात कभी भी एक जैसा हो तो कट जाएगा। जैसे हम कहें कि 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 तो आराम से कट जाएगा ऐसे, बुझाया। तो बराबर होने की वजह से इसका मतलब हुआ कि एक अनुपात में है जो बराबर वैल्यू में कुछ तो आएगा। बोलिए क्लियर हो गया। हमारा कहने का मतलब इससे इसमें भाग होगा तो एक कांस्टेंट के जरूर प्राप्त होगा। बात बुझाया, एक नंबर जरूर प्राप्त होगा। अब बोलो कहाँ डाउट है, इसमें कोई डाउट है? चलिए अब केस नंबर 2 थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि सवाल पर आपको समांतर सदिश नहीं दिया, ठीक है, वेक्टर बी दिया ही नहीं, एक गो रेखा दे दिया और इस रेखा पर दो गो बिंदु दे दिया, एगो दे दिया x1 y1 z1 और एक बिंदु क्या दे दिया x2 y2 z2, ये दे दिया। अगर ऐसा कर देता है तब हम इसको कैसे निकालेंगे समझिए। तो नॉर्मल सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, जो भी है बी था, वेक्टर बी जो था उसको शिफ्ट कर देंगे नीचे ए बी सी के जगह पर, ठीक है। और दिक अनुपात ए बी सी था ना नीचे फॉर्मूला में, ए बी सी था, तो ए का फॉर्मूला याद करो क्या पढ़ाए थे, ए बी सी का फॉर्मूला भुला गया सब, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 था। तो जब दो गो बिंदु रहेगा रेखा पर, कितने बिंदु, रेखा पर 2 बिंदु हो, और तब आपको सवाल पूछ दे कि रेखा का समीकरण का सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों बताओ, तो मान के चलो तुम्हें अगर हम कहें कि कार्तीय रूप क्या होगा तो दिमाग लगाओ, सब कुछ पहले के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा, तुमको नया कुछ नहीं सोचना है। फॉर्मूला x माइनस x1 तो होता ही है, लेकिन खाली a का जरूरत है, तो a तुमको यहां से मिल जाएगा, x2 में से क्या घटा लोगे,
x1, फिर y माइनस y1 तो लिखना ही है, नीचे y2 माइनस y1 हो जाएगा, और यहाँ z माइनस z1 और बटा में z2 माइनस z1 हो जाएगा। अब यही आपसे हम पूछ दें कि सदिश रूप इसका क्या होगा, सदिश रूप, तो सदिश रूप में सोचो, दिमाग लगाओ। x2 से x1 घटा है, और थोड़ा फॉर्मूला देखो, यहाँ वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है ना, वेक्टर b का स्थान है ना लिया है। सोचो यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ 4 कैसे आया होगा, जब x2 से x1 घटाया गया होगा तभी नहीं आया होगा। x2 से अगर x1 घटाया गया होगा तो एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटा रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है। तो अब आप थोड़ा सा, हम आपको बुक में फिगर दिखा रहे हैं, उस फिगर को देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिएगा, एक रेखा पर कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, ये तो स्वेच्छा सब पे रहता है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला सेम टू सेम है जो भी हम बता रहे हैं, खाली बदलाव कहाँ है, वेक्टर b माइनस वेक्टर a। क्यों ऐसा किया गया, इसलिए किया गया ताकि हम a b c का मान निकाल सकें। b में से a घटाने का मतलब हुआ x2 से x1 घटाना, y2 से y1 को घटाना और z2 से z1 को घटाना। तो हमारा फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, जो वेक्टर a है वो हमारा x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप था, जिसे हम वेक्टर b समझते थे a b c। अब वो हमारा कौन सा रूप ले लिया है, दूसरा बिंदु, x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और इसको घटाने से हमें मिलेगा abc का वैल्यू। इसलिए हमारा सदिश रूप में जो समीकरण आएगा वो वेक्टर r बराबर क्या आएगा, वेक्टर a ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस लैम्डा भी रहेगा, खाली वेक्टर b से क्या घट जाएगा, वेक्टर a, और यही हमारा फॉर्मूला हो गया, आंसर। समझ में आया। अब जैसे आपसे सवाल पूछ दे, मान लीजिए पूछ दिया कि एक रेखा बिंदुओं 4 1 -3 और 0 -2 1 से गुजरती है, तो रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। अब इसमें आपको दोनों पूछ दिया, सदिश भी निकालिए, कार्तीय भी पूछ, 2 गो बिंदु दे दिया, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि हमारे पास वेक्टर a, जिसको हम बोलते हैं x1 y1 और z1 बोलते हैं, ये किसका वैल्यू है भाई, 4 1 -3, बोलो यही ना होगा, है नहीं लिखेंगे तो बुझा जाएगा। x1 y1 z1 का मान 4 1 -3 है, और x2 y2 और z2 इसका मान कौन है, 0 -2 और 1। अब आपको कार्तीय समीकरण बड़े आराम से निकल जाएगा। कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। मान पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। x1 4, अच्छा x2 माइनस 0 में से 4 घटाइए, -4, y माइनस y1 1, और आप -2 से 1 घटाइए, -3, z माइनस प्लस 3, और 1 से -3 घटाइए, +4, एगो आंसर हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसका कौन सा रूप लिखें, सदिश रूप। एक ईमानदारी से आपको एक बात बता देते हैं, हम फॉर्मूला में आपको फंसाना नहीं चाहते हैं, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तो तुरंत आप बना लीजिएगा। जैसे अगर आपको खाली ही मालूम है तो आपको सदिश निकालने का कोई टेंशन ही नहीं। सदिश निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, आप वेक्टर r लिख लीजिए, कोई भी सवाल बनाओ, कोई भी, तुमको वेक्टर r चाहिए, माने सदिश रूप मतलब वेक्टर r चाहिए, तो बस x में से जो घटाया जाता है और y और z में से वो पहले लिखाता है, बात बुझाया, और नीचे वाला बाद में लिख दो, आंसर हो गया। खाली कितना से गुना करके, लैम्डा से, बुझाया, कौनो फॉर्मूला नहीं, बस इतना ही कर दो। जैसे x1 y1 z1 क्या क्या घटाया गया है,
तो 4i कैप, एक है ना, तो जे कैप हो जाएगा। आपको लग रहा है कि माइनस उतार दे, माइनस तो फॉर्मूला का है ना, समझ में आया? यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ क्या गया है प्लस, तो अब आप यहाँ माइनस लिखिए, बात बुझे? और माइनस क्या लिखिएगा 3k कैप, अब प्लस लैम्डा, इसको हम बाहर उधर लिख दे रहे, जगह नहीं, सदिश रूप वेक्टर आर लिखिए, और जो है उसको लिख लीजिए। पहला बिंदु को भी लिख सकते हो, यहां से न लिख करके पहला बिंदु भी ले सकते हो। 4 1 -3 है, तो 4i कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा, अपन नीचे वाला उतार दीजिए, नीचे क्या है -4 -3 4, तो -4i कैप -3 जे कैप प्लस 4k कैप। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला x2 - x1 नहीं लगाए हैं, यहाँ x2 - x1 ही लगा है। ठीक से देखिए तो x2 में से x1 घटाए थे तभी नहीं आया है, मतलब कि आप b में से किसको घटाए हैं, a को, तभी आया है, कोई नया तरीका नहीं लगाया गया है। बुझा गया? अच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रेखा के समीकरण निकालने आ गया। अब आपको याद करना है बीच के कोण निकालने के लिए। आपको लगेगा कि सर है फॉर्मूला है, इतना ही कैसे याद होगा? कुछ नहीं है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये चीज हम याद दिलाते हैं। ये बताओ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? होता है ना, हम फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे हैं ना रटवा रहे हैं, तुमको खाली याद दिला रहे हैं कि का तुम पढ़ चुके हो और अब उसका यूज कैसे करना है, सब कुछ तुम्हारे पास ही है। इसको इसमें जितना लिखा हुआ है वो हिसाब से चलेगा तो बनाते रह जाएगा। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़ा था ना जी, थीटा ही ना इनके बीच का कौन हुआ करता था, तो मैं ये बोलूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो क्या बोलोगे? वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बटा ए बी बोलोगे। अब याद करो डॉट निकालने के लिए तुम क्या करते थे, खाली आई से आई में गुना करते थे, जे से जे में गुना करते थे और के से के में। अगर हम तुम्हें कहें कि वेक्टर ए a1 आई कैप b1 जे कैप और c1 के कैप के बराबर है, ठीक है। अब वेक्टर बी जो है वो a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप के बराबर है, तो बोलो गुना करोगे तो क्या आएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यही ना आएगा। रूट कैसे हटाते थे, जैसे a है तो a का मतलब वेक्टर हटाना, सॉरी रूट नहीं वेक्टर, a पर वेक्टर है नहीं, वेक्टर कैसे हटाते थे? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट होता था कि नहीं? अब b a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट ओवर करते थे, उसी का मान निकालेंगे। मान लो 1/2 आ गया तो थीटा के मान कै डिग्री कहोगे? 60 डिग्री कहोगे। मान लेते हैं थी आ गया 1/√2 आ गया 45, अब मान लेते हैं कि 1/4 आ गया, तब तुम कॉस इनवर्स लगा दोगे, कॉस इनवर्स 1/4, यही ना बोलोगे। अब यही चीज देखो तुमको कितना समझाया है, वही चीज है कि नहीं है, वही फॉर्मूला है। तब बीच का कोण निकालने के लिए सीधे सीधे कौन सा प्रोडक्ट लगाओगे? डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो तुम्हारा बीच का कोण निकल जाएगा, और सब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात बुझाया? बीच के कोण के लिए साइन थीटा बराबर भी फॉर्मूला दिया है, लेकिन हम जो चीज इसके लिए निकाल रहे हैं हमारा एक एक से जब काम फरिया जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह के फॉर्मूला का। बात बुझाया? लेकिन ये सब कैसे निकालते हैं, इसको याद कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, इसे भी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अभी उतारना भी है ना, चलो आज इतना ही रहने देते। एक्सरसाइज आप करिएगा 11.2, ठीक है।